भारत में आजादी की लड़ाई दुनिया के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है, जब आम लोग उस ब्रिटानिया हुकूमत को उखाड़ फेंकते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता है। उसने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से पूरी दुनिया को जीत रखा था, जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर थी। उस सत्ता को भारत में उखाड़ फेंका जाता है। लेकिन इस आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों के बलिदान के अलावा एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण भी जुड़ा हुआ है, और वो है देश में विभाजन का दंश। लगभग 1.5 करोड़ लोग रिफ्यूजी बन गए, विस्थापित हो गए। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है, 15 से 20 लाख लोग हिंसा का शिकार होते हैं, और यह स्वतंत्रता आंदोलन पे एक बदनुमा दाग जैसा दिखाई देता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भारत में आजादी अहिंसा से मिली, तो हम बिल्कुल ही उस इतिहास को भुला देते हैं जब लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए दी। और साथ ही हम इस दंश को भी भुला देते हैं जो भारत विभाजन के समय लाखों लोगों की हिंसा में मृत्यु हुई। तो हम एक तरीके से इतिहास में शुतुरमुर्गी दृष्टिकोण अपना लेते हैं। जैसे कि एक शुतुरमुर्ग जब शिकारी आता है तो रेत में अपना सर छुपा के समझता है खतरा टल गया, ठीक वैसे ही हम इतिहास की इस घटना को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे ये मुद्दा बार बार उठ के क्यों चला आता है? क्योंकि इस पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। इतिहास के उन घटनाओं के बारे में सूचनाओं का अभाव है, या सूचनाओं को तोड़ मरोड़ के बताया जाता है, और इसके लिए माध्यम बनती हैं पुस्तकें, सिनेमा, वाद विवाद, परिचर्चा। हाल ही में एक मूवी आई है द बंगाल फाइल्स, और उसमें इतिहास के उन क्षणों का उल्लेख किया गया है जब देश विभाजन की स्थिति में खड़ा था और जन नरसंहार की स्थिति बनी हुई थी। गांधी जी जगह जगह घूम के दंगों को शांत कराने के लिए, कांग्रेस ये मान बैठी थी कि अब विभाजन अंतिम स्थिति है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मोहम्मद अली जिन्ना ये ठान के बैठा था कि अब पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं लेंगे, और अंग्रेजी सरकार जो द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्त घाटे में आ गई थी, वो चाह रही थी कि कैसे भी करके इस उपनिवेश के चक्कर से हटे, क्योंकि उसके लिए भारत अब एक लाभ नहीं बोझ बनता जा रहा था। तो इन सब मामलों की पड़ताल करेंगे इस सेशन में, और ये जानेंगे कि क्या ये जो मूवीज बनती हैं वो इतिहास का सही प्रदर्शन है, या एक प्रोपेगेंडा मूवी होती है जो खास विचारधारा में बनती है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। तो चलिए हम उस इतिहास के क्रम को समझते हैं। एक बात तो तय है कि इतिहास जो हमारे तक आता है उसके विभिन्न स्वरूप होते हैं, क्योंकि इतिहास को लिखने वाले इतिहासकार ही हैं, और इतिहासकार की सोच कैसी है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो इतिहास की उस घटना को कैसे देखता है। अब कोई गांधी जी को महात्मा देखता है, कोई गांधी जी को इस कदर से भारत की विभाजन का दोषी मानता है कि वो नाथूराम के द्वारा गांधी जी की हत्या को भी सही ठहरा देता है। कुछ लोग गांधी जी को ऐसा मानते हैं कि सिंगल हैंडेडली उन्होंने देश को अहिंसा से आजादी दिला ली। कुछ लोग मानते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि ऐसे महापुरुषों के बिना गांधी जी का आंदोलन एक शून्यता में चला जाता, जनता में उत्साह की कमी हो जाती। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अंग्रेज मजबूर होकर देश छोड़ के चले गए, और केवल एक स्थिति थी इतिहास की जिसमें गांधी जी एक लीडिंग पोजीशन में थे और देश को आजादी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण मिल गई। तो एक ही घटना के अलग अलग विश्लेषण होते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम उसको कैसे समझते हैं। यहां पे जो बंगाल फाइल्स बनाई है विवेक अग्निहोत्री ने, इसके पहले भी वो 2019 में ताशकंद फाइल बना चुके हैं, 2022 में उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई, और अब जाके 2025 में उनकी मूवी रिलीज हुई है द बंगाल फाइल्स। अब ये कह सकते हैं कि अगर मूवीज को हम सत्यता के पैमाने पे परखें तो उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है कि मसाला डाल दिया जाता है, उसको सेंसेशनल बनाया जाता है जिससे कि मूवी लोग देखें। हालांकि घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसको देखने के नजरिए में फर्क आ सकता है। जैसे कश्मीर फाइल्स 20-25 करोड़ के बजट से बनाई थी विवेक अग्निहोत्री ने, और अनप्रेसिडेंटेड कमाई हो गई 350 करोड़ की।
ऐसे ही ताशकंद फाइल 6-7 करोड़ में बनाई थी और 1 करोड़ कमाना भी मुश्किल हो गया। और अभी जब उनका उत्साह बढ़ गया था कश्मीर फाइल्स से, तो उसी ट्रायलॉजी में इन्होंने बना दिया द बंगाल फाइल्स और इतिहास के उस विभाजन की घटना में चले गए। जब कलकत्ता में जनसंहार की स्थिति हो रही थी, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी थी, उन सब मामलों में वो चले गए और उसमें गांधी जी को एक खास घटना के लिए दोषी ठहराते हुए दिखते हैं कि उन्होंने महिलाओं को कहा कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, तुम्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, यू मस्ट लर्न हाउ टू डाई। वो ये कहते हुए दिखते हैं विवेक अग्निहोत्री, और उन्होंने उसके लिए बाकायदे कई बार ट्विटर भी किया, मूवी में भी इस चीज को दिखाने की कोशिश की गई। इतिहास का एक धड़ा मानता है कि गांधी जी इतिहास में एक खलनायक जैसे हैं और उन्हीं की वजह से विभाजन हुआ, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ, उन्हीं की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना इतना ताकतवर हो गया। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते हैं उनके ऊपर, और मुस्लिम पक्ष मानता है कि गांधी जी खाली हिंदूवादी नेताओं की बात करते थे, कांग्रेस का समर्थन करते थे, हिंदू परंपराओं का निर्वहन करते थे और मुसलमानों को अलग थलग कर दिया गया था, सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। तो गांधी जी किसी भी पक्ष के विश्वसनीय नहीं रह गए हैं, इस आधार पर विश्लेषण किया जाए तो जिस समय की यह घटना है, उस समय की परिस्थिति क्या थी कि अंग्रेज ये मान बैठे थे कि बिना हिंदू मुस्लिम को अलग किए इस देश में शासन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को यह पता लग गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता उनके लिए बहुत अधिक प्रॉब्लमेटिक है, और वहीं से दंगों का इतिहास शुरू होता है। हिंदू इलाकों में अफवाहें उड़ाना, पैसे देके गाय का मांस फिकवाना, मंदिरों में गाय का मांस फिकवाना, मुस्लिम इलाकों में शुकर का मांस फिकवाना, अफवाहें उड़ाना, और ऐसे करके पूरी दंगों की कहानी रची गई कि दोनों समुदाय एक दूसरे के ऊपर अविश्वास कर लें, और यहीं से दंगों की कहानी शुरू होती है। तो ये जो रायट्स हैं ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड किए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए। तो बाद में भी जो दंगे होते रहे वो अंग्रेजों की ही डिजाइन के ऊपर होते रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब ये कहा गया कि मुस्लिम अगर अलग नहीं होंगे हिंदुओं से तो समस्याएं बढ़ेंगी, तो 1906 में मुस्लिम लीग बना दी गई। सलीमुल्लाह खां और आगा खां को बुला के लॉर्ड मिंटो ने बाकायदे शिमला में सम्मेलन के अंतर्गत बुलाया और एक तरीके से अलगाव की राजनीति शुरू कर दी। दलितों के लिए भी उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को खड़ा किया कांग्रेस के विरोध में, क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि पूरे भारत के नागरिकों की वो प्रतिनिधि है, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी धर्म वर्ग क्षेत्र के लोग हों, भाषा के। तो अंग्रेजों की एक ही नीति थी कि कांग्रेस के इस दावे का खंडन कर दिया जाए और कांग्रेस की डिमांड को कमजोर कर दिया जाए। तो उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन कराया। अब जब मुस्लिम लीग का गठन हो गया तो लगातार इस बात को हवा दी गई कि दोनों अलग अलग कौमें हैं और इस मामले को बढ़ाया गया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग में शुरुआती स्थिति में वो नहीं दिखाई देता है, वो तो कांग्रेस का ही मेंबर है और वह हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करता है। और एक तरीके से देखा जाए कि 1930 के बाद से जब अल्लामा इकबाल, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने टू नेशन थियरी दी और ये कहा कि हिंदू मुसलमान दोनों अलग कौमें हैं, और इस विचार को उठाया और इस चीज को आगे बढ़ाया। कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक व्यक्ति चौधरी रहमत अली ने, उसने पहली बार पाकिस्तान नाम प्रस्तावित किया और 1940 तक आते आते मुस्लिम लीग ने इसको अपना मुख्य विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया, प्रस्ताव ही पारित कर दिया, टू नेशन थियरी। उसका भी रीजन है। रीजन क्या है कि जब तक हम ये घटनाक्रम नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि 1946 के बंगाल की जो स्थिति थी, हिंसा की जो स्थिति थी, वो कैसे उस लेवल तक पहुंच गई थी। उसमें गांधी जी का क्या रोल था, गांधी जी क्या रोक सकते थे क्या, इसीलिए वो कहानी का हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे 1946 तक आने से पहले भी कुछ घटनाएं घटी हैं, और वो घटना क्या है कि 1935 में, क्योंकि भारत में तेजी से आजादी की मूवमेंट बढ़ती जा रही थी, कांग्रेस भी दबाव बना रही थी ब्रिटेन की सरकार के ऊपर, तो अब स्थिति यह थी कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसी में चुनाव की व्यवस्था की गई। अंग्रेज ये मानते थे कि अगर कांग्रेस को हम थोड़ा बहुत अधिकार दे दें तो कम से कम आंदोलन की प्रवृत्ति कमजोर पड़ जाएगी और हमारा मकसद कामयाब होगा। तो उन्होंने चुनाव करवा दिया 1937 में, 1937, और 11 प्रांतों में चुनाव हुए जिसमें से कांग्रेस को थंपिंग मेजॉरिटी मिली। 6 राज्यों में सरकार बनाने में वो काबिल हुई, हालांकि अधिकार कम थे।
और उसमें जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू मुख्य भूमिका में थे। मुस्लिम लीग ये मान के चल रही थी कि उसको कम से कम मुस्लिम क्षेत्रों में तो बहुमत मिलेगा, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट हो जो अब खैबर पख्तूनवाला हो गया है, और बलूचिस्तान का हिस्सा, सिंध का हिस्सा, वहां तो मिलेगा, बंगाल में तो वोट मिलेंगे। और सब जगह पे बहुत खराब प्रदर्शन रहा। 1585 सीटों में खाली 109 सीटें मिलती हैं मुस्लिम लीग को। एक तरीके से दुर्दशा की स्थिति हो गई। तो मुस्लिम लीग ये बात समझ गई थी कि चुनाव के माध्यम से तो हम कांग्रेस से नहीं निपट सकते, क्योंकि उनको मुस्लिम क्षेत्र में भी वोट नहीं मिल रहा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग या खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग अभी भी कांग्रेस के साथ सपोर्ट सिस्टम में जुड़े हुए थे, और कांग्रेस अभी भी ये जो दावा कर रही थी कि वो मुस्लिमों की भी प्रतिनिधि है, उसमें सफल भी हुई थी। 709 सीटें मिली थी कांग्रेस को। एक थंपिंग विन था कांग्रेस के लिए। अब देखिए, यहां पे जब मुस्लिम लीग को पता लग गया कि उसका काम ऐसे नहीं चलेगा, तो उन्होंने कट्टरपंथी विचारधारा को हवा देना शुरू किया, और इसके परिणाम आने भी शुरू हो गए। लाहौर अधिवेशन 1940 में जिन्ना ने यह प्रस्ताव रखा, और उसके बाद से जबरदस्त तरीके से पॉपुलैरिटी मुस्लिम लीग की बढ़ने लगी, खास करके पंजाब के अंदर में, बंगाल के अंदर में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट में, असम के सिलहट के इलाके में, असम के कुछ क्षेत्रों में तो जबरदस्त उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। और यही वजह है कि इस विचारधारा को आगे बढ़ाया गया, और अंग्रेजों ने भी इसको हवा दिया ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। अब यहां पे स्थिति यह है कि वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई है। 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और इस समय ब्रिटेन की हुकूमत जगह जगह पे उपनिवेशों में फंसी हुई थी, और भारत में भी क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहे थे। तो अब अंग्रेज या तो वर्ल्ड वॉर लड़े या तो इन उपनिवेशों में लड़े। उनकी स्थिति कमजोर हो रही थी। ब्रिटेन में भी ये डिमांड उठने लगी कि भाई ब्रिटेन फालतू में इन युद्धों में भाग ले रहा है, ऐसे तो ब्रिटेन की स्थिति खराब हो जाएगी। स्कॉटलैंड, आयरलैंड आदि क्षेत्रों में भी स्वायत्तता के मूवमेंट चल रहे थे, ऑटोनॉमी की डिमांड चल रही थी। अब इसको देखते हुए यह तय किया ब्रिटेन की सरकार ने कि 1945 आते आते ब्रिटेन की जनता ने सोचा कि भाई अब हमें नई पार्टी को चुनना है। तो लिबर पार्टी वहां पे आती है, और लिबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली 1945 से 1951 तक रहते हैं। मतलब पूरी भारत की आजादी की कहानी क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लिखी जाती है। जो भी दंगे, फसाद, विभाजन, सब कुछ क्लीमेंट एटली के माध्यम से होता है। अब यहां पे जो क्लीमेंट एटली है वो 1945 में यह तय कर लेता है कि यहां पे हमें एक व्यवस्था बनानी होगी भारत के लिए, अन्यथा यहां पे शासन करना बड़ा मुश्किल होगा। तो 1946 में मई 16 में यहां पे एक कैबिनेट मिशन आ जाता है, और कैबिनेट मिशन भेजा ही इसलिए गया था कि भारत में एक संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा, संविधान लिखने की प्रक्रिया होगी। कैबिनेट मिशन कहती है कि भारत को एक संघ बनाया जाएगा, उस संघ में जो संघीय सरकार होगी वही ताकतवर होगी, लेकिन प्रांतों को भी खूब अधिकार मिलेंगे, और उस प्रांतों में भी A, B, C 3 कैटेगरी बना दी गई। कहा गया कि A प्रांत जो रखे जाएंगे उसमें हिंदू डोमिनेंट एरियाज रहेंगे, यूपी, बिहार, मद्रास, बॉम्बे वाले क्षेत्र रहेंगे। बी वाले में मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज रखे जाएंगे, प्रांत, जिसमें कि पंजाब, बंगाल, असम इत्यादि क्षेत्र रहेंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट। और तीसरी श्रेणी में बंगाल के लिए एक अलग ही श्रेणी बना दी गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे करके 3 पार्टीशन कर दिया गया, और यह कहा गया कि संघीय सरकार के पास कम्युनिकेशन या संचार, डिफेंस या रक्षा, और फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामलों के अधिकार पूरे रहेंगे, और राज्य सरकारें भी बड़ा मजबूत रहेंगी। अब यह सब प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, कैबिनेट मिशन को नकार दिया गया। कांग्रेस ने इसको आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया कि भाई कैसे भी करके आजादी मिले, और वो मान ही रहे थे कि अब कोई इसका निपटारा नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना को अब संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, चाहे जितना कर ले। गांधी जी हालांकि जोर लगा रहे थे, लेकिन गांधी जी को मोहम्मद अली जिन्ना न महात्मा मानता था, न पॉलिटिकल लीडर मानता था, न स्पिरिचुअल लीडर मानता था, एक नॉर्मल व्यक्ति मानता था, और कई बार वो ये कह भी चुका था। तो सवाल ये है कि जब 1946 तक आते आते कैबिनेट मिशन की मांग को मुस्लिम लीग ने नकार दिया, तो अब मुस्लिम लीग अपनी ताकत दिखाना चाहता है। मुस्लिम लीग अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में है। इधर बीच में गांधी क्या कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद से गांधी जी थोड़े निष्क्रिय पड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बड़े आंदोलन के बाद, चाहे वो
करो या मरो हो, जो 1942 का आंदोलन है, चाहे उसके पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो 1930 से 32 तक जो चल रहा है, और या तो इसके पहले असहयोग आंदोलन हो। तो कहने का मतलब यह है कि इन सभी आंदोलनों में एक स्थिति ऐसी बन रही है, और वो स्थिति कैसी है कि ब्रिटेन की सरकार ये चाह रही है कि अब भारत का मामला जल्दी से निपटाया जाए, इधर आंदोलन तेज हो रहा है। तो अब मोहम्मद अली जिन्ना 29 जुलाई 1946 को यह घोषणा कर देता है कि हम डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे इस कैबिनेट मिशन के विरोध में, और वो एक तरीके से पूरे देश में आह्वान किया जाता है। लेकिन इसको शुरुआत इसकी करने की ठानी जाती है बंगाल से, कलकत्ता से, और कलकत्ता में जब 16 अगस्त को स्थितियां ऐसी बनती हैं तो वहां का जो मुख्यमंत्री है हुसैन सईद सोहरावर्दी, वो मुस्लिम लीग का है और पुलिस भी उसके हाथ में है, वो पुलिस को कंट्रोल को खत्म कर देता है, और स्थिति ऐसी हो जाती है कि लगभग 10,000 लोग मारे जाते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं, 4 से 10,000 हिंदुओं के साथ नरसंहार किया जाता है, रेप की घटनाएं होती हैं, वहां पे अमानवीयता दिखाई जाती है। और 1-2 दिन बाद 16-17 के बाद 18-19 के आसपास में हिंदू समूह भी ऑर्गेनाइज होते हैं और भयानक नरसंहार करते हैं कलकत्ता के अंदर में। तो जवाबी प्रतिक्रिया होती है, और अब ये जो सोहरावर्दी है ये बाद में बांग्लादेश में भी चला गया, अंतिम में इसकी लेबनान में मृत्यु हुई। मोहम्मद अली जिन्ना का करीबी था, बाद में इसी ने बांग्लादेश की आंदोलन को हवा दी, जिसने कि मुजीबुर रहमान को आगे इस आंदोलन को ले जाने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि बांग्लादेश बना। लेकिन यहां तक वो मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा सहयोगी है सोहरावर्दी। और जो 1946 का चुनाव भी हुआ था उसमें भी मुस्लिम लीग की थोड़ी उभार हो गई थी, इसकी वजह से भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। अभी तक जो 1937 का चुनाव था उसमें मुस्लिम लीग बहुत कमजोरी से उभरी थी, लेकिन अब की वो बंगाल के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, सिंध में, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट में, सिलहट में, कई जगहों पे बहुत बढ़िया, असम में प्रदर्शन था उनका, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, वो ताकत दिखाना चाहते थे और जम के हिंसा की गई। और अक्टूबर में अब जो नोआखाली उस समय बंगाल का हिस्सा था, अब वो बांग्लादेश में चला गया, नोआखाली में जम के हिंसा हुई, वापस से हिंदुओं के साथ बहुत भयंकर नरसंहार हुआ। गांधी जी वहां खुद गए, देश में आजादी की बातें चल रही थी और गांधी जी वहां हिंसा शांत कर रहे थे, मुस्लिम इलाकों में जाकर वो उन्हीं के साथ रह रहे थे, जान का भी रिस्क था। हालांकि हिंसा कुछ रुकती लेकिन फिर शुरू हो जाती। तो इसी नोआखाली में गांधी जी ने देखा कि हिंदू महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, एब्डक्शन हो रहा है, अपहरण हो रहा है, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, उनकी मान मर्यादा भंग की जा रही है। तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि झांसी की रानी तलवार रखती थी लेकिन आम महिलाएं तलवार नहीं रख सकती हैं, वो सीता जी जैसा आत्मबल को मजबूत करें और अपनी मर्यादा को भंग होने से रोकें और अंतिम तक लड़ाई लड़ें, और अगर उनकी मर्यादा भंग होने लगे कि ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो अपने प्राणों का बलिदान दे दें। अब इसी बात को, अहिंसा आत्मबल की बात को, विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट के माध्यम से भी और मूवी में यह दिखाया कि गांधी जी ये कह रहे हैं कि विमेन मस्ट लर्न टू डाई। मतलब एक तरीके से महिलाओं को सीखना चाहिए कि अगर मुस्लिम हिंसा करे, हिंदू महिलाएं अपने आत्म बलिदान दे दें और आत्महत्या कर लें। अब देखिए घटना को कैसे बदल दिया गया। गांधी जी कहना कुछ दूसरा चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको लगे कि आपकी पवित्रता भंग होने वाली है, अगर आपके सर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचे, एक मेटाफर यूज किया गया था, तो आप अपने प्राणों का बलिदान दे दें, लेकिन आप संघर्ष जरूर करें। तो ऐसी बातें गांधी जी शुरू में भी करते रहते थे। उनके लिए ये कलेवर बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आम जनता में उनकी जो छवि थी उसी से आम जनता उनके पीछे खड़ी होती थी। अगर वो आम राजनेता जैसा दिखते तो हजारों लाखों की भीड़ आंदोलन में खड़ी कैसे होती। और ये जो उपाधियां आप देख रहे हैं, महात्मा की उपाधि उस समय कौन दे रहा है इनको? रविन्द्रनाथ टैगोर दे रहे हैं। ये जो हम कहते हैं राष्ट्रपिता, हालांकि इसके ऊपर विवाद भी होता है कि राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी देश ने नहीं दी, ये तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, फादर ऑफ द नेशन। हालांकि उनका काफी विरोध था गांधी जी से, चुनाव भी लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां पे गांधी जी उस हिंसा को शांत कराते हुए दिख रहे हैं। और एक बात है कि बात यह है कि गांधी जी उस आंदोलन में ये चाहते हैं कि हिंसा एटलीस्ट रुक जाए,
कम से कम देश का विभाजन ना हो। अंत में गांधी जी भी ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर हिंसा ही एकमात्र विकल्प है तो इससे बढ़िया देश का विभाजन कर दिया जाए। तो बंगाल फाइल्स को इसीलिए एक प्रोपागेंडा फिल्म कहा जा रहा है। इसलिए एक प्रोपागेंडा फिल्म कहा जा रहा है क्योंकि जब आप इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ करेंगे, हालांकि हिंसा हुई थी, इसमें कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन ये फिल्में मूल रूप से इनका काम होता है पैसा कमाना और सेंसेशन पैदा करना। तो इतिहास की उन घटनाओं को छोड़ दिया जाता है, गांधी जी को हमेशा आरोपी सिद्ध कर दिया जाता है, जबकि गांधी जी से इंस्पायर्ड होने वाले चर्चिल भी हैं। और अब चर्चिल तो हालांकि परेशान रहता था, अब सोचिए विंस्टन चर्चिल कहता था कि कब वे व्यक्ति मरे कि ब्रिटेन की हुकूमत को छुट्टी मिले, और ब्रिटानिया हुकूमत काफी परेशान रहती थी गांधी जी से, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी पता नहीं लगती थी कि अब कब क्या करेंगे। कभी शांति की बात, कभी क्विट इंडिया मूवमेंट चला देना, जनता के बीच कभी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करने लगना। महिलाओं की आजादी में भूमिका गांधी जी के कारण बढ़ी। विभिन्न क्षेत्रों में गांधी जी के बारे में ये शोर मच रखा था कि गांधी जी विष्णु जी के अवतार हैं, और सभी वर्ग गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, चाहे हिंसक दल के हों चाहे अहिंसक दल के हों। तो एक सर्वसहमति थी। आज की डेट में देखिए एक छोटा मोटा आंदोलन ही चल जाता है। अभी एसएससी का आंदोलन कुछ टीचर और छात्र चला रहे थे और देखिए आपस में ही सब लड़ गए, भिड़ गए। तो आज की डेट में जब हमारे पास सारे संसाधन हैं और उसके बावजूद भी हम एकमत नहीं हो पाते, तो सभी वर्गों को साथ लेके चलना, ये काबिलियत थी गांधी जी की कि आइंस्टीन जैसा व्यक्ति भी इनका मुरीद था। और दुनिया के 160 देशों में इनकी प्रतिमाएं लगी हैं, तो कुछ तो बात होगी। तो एक बात समझिए कि गांधी जी की आलोचना करना या नाथूराम को सही ठहराना बड़ा आसान काम है, लेकिन गांधी जी को थोड़ा जानना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ये भी इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी ही स्वतंत्रता के लिए एकमात्र व्यक्ति हैं, तो आप दूसरे लोगों के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को आप कम करके आंक रहे हैं। आप ये कह दें कि गांधी जी ने अहिंसा से आजादी दिलाई, तो ये भी एक तरीके का बकवास है, क्योंकि भारत की आजादी में लाखों क्रांतिकारियों का लहू इस मिट्टी में सींचा, तब जाके आजादी का पौधा होगा। तो ये भी कहना बेकार है। हाँ, लेकिन वो एक ड्राइविंग पोजीशन में थे, और यही बात सुभाष चंद्र बोस भी कहते थे कि हम लाख आपसे असहमत हैं, लेकिन आपको ही देख के लाखों देश के युवा, देश की जनता प्रेरित हुई है इस आंदोलन में आने के लिए। खैर, लेकिन आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन दोषी नहीं मान सकते, परिस्थितियां ऐसी बन रही थी। तो यहां पे 1946 में, अब जैसा मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन आ गया। अब कैबिनेट मिशन जब आता है तो इसमें स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर 3 मेंबर होते हैं। और पैथिक लॉरेंस ये वो व्यक्ति है जो सेक्रेटरी, जो बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव के रूप में है पैथिक लॉरेंस। और ये व्यक्ति आता है स्टीफर्ड क्रिप्स आता है, क्रिप्स मिशन पहले भी आ चुका था, और एवी अलेक्जेंडर। तो ये लोग मिलके ये पूरा योजना बनाते हैं। और ये पूरी अगर टाइमलाइन देखें तो 16 मई को ये आता है। क्लीमेंट एटली 1945 में प्राइम मिनिस्टर बन गया है ब्रिटेन का। और यहां पे पैथिक लॉरेंस जो प्रस्ताव करता है, मुस्लिम लीग उसको नकार देती है, क्योंकि लीग को पता है कि यही हमारी जीत का माध्यम है। चुनाव में उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया है। कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर लेती है, मजबूरी में ही सही। और यहां से परिस्थितियां चेंज होने लगती हैं। अब सवाल यह है कि जो ये गांधी जी हैं, ये कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दंगे रुक नहीं रहे। तो इनका जो स्टेटमेंट है वो उन्हीं परिस्थितियों में दिया गया है, आम जनता के बीच जाके काम कर रहे हैं। खाली हवा हवाई बातें नहीं है। इतिहास में तोड़ मरोड़ करना बड़ा आसान होता है। नेहरू और जिन्ना दोनों अपने अपने पक्षों में कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पार्टीशन को फाइनलाइज किया जाए। नेहरू और अन्य लोग, पटेल जी भी ये मान चुके हैं, नेहरू जी भी ये मान चुके हैं कि आजादी अब केवल विभाजन के ही आधार पर मिलेगी, और इसको तो चाहिए ही नहीं था, पाकिस्तान के अलावा कुछ चाहिए नहीं। वैसे भी इसको टीबी थी, इसको लंग कैंसर था, तो ये जान रहा था कि ये मरने वाला है मोहम्मद अली जिन्ना। और ये बात कहीं डिस्क्लोज नहीं करनी थी, क्योंकि अगर ऐसा पता लग जाता किसी को भी, चाहे अंग्रेजों को चाहे कांग्रेस को, तो ये विभाजन को टाल देते और फिर पाकिस्तान विभाजन भी रुक जाता। बाद में उसने खुद एक्सेप्ट किया, तो ये न्यूज एकदम गोपनीय है। किसी भी हाल में उसके पास, उसको पता है कि वक्त कम है तो विभाजन करवाना है, और वो डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान करता है। लाखों की हिंसा होती है। ये क्लीमेंट एटली हैं,
और लंबे समय तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, क्लेमेंट एटली, और लेबर पार्टी के हैं। इन्हीं के नेतृत्व में ये सारी घटना होती है। अब यहां से आता है ये लॉर्ड माउंटबेटन, जिसको लॉर्ड लुइस माउंटबेटन कहते हैं। तो ये लॉर्ड लुइस माउंटबेटन 24 मार्च को आ जाता है। अब ये जो क्लेमेंट एटली है 20 फरवरी को एक घोषणा करते हैं 1947 में, एक घोषणा करते हैं कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। टिल 1948 इंडिया विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ये बात कह दी जाती है क्लेमेंट एटली के द्वारा। और 24 मार्च को 1947 को ये लॉर्ड माउंटबेटन ये आ जाता है भारत में। इसका एकमात्र उद्देश्य है देश का विभाजन। जैसे ये 24 मार्च को आता है, ये बातचीत शुरू कर देता है और दंगे फैल जाते हैं। क्योंकि देखिए 1946 में लगभग ये मान के चलिए कि 16 अगस्त को भयानक हिंसा हुई, और जैसे ही ये मामला आगे बढ़ा तो अक्टूबर तक आते आते नोआखाली में हिंसा हुई, फिर बिहार में ये पहुंच गया हिंसा, क्योंकि बदला लेने की प्रवृत्ति चल रही थी। तो अब हिंदू पक्ष ने भी जबरदस्त इसकी प्रतिक्रिया दी, और बिहार में श्री कृष्ण सिंह और डिप्टी सीएम थे श्री कृष्ण सिंह, और डिप्टी सीएम थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, और ये दोनों लोगों ने एक तरीके से खुली छूट दे दी। तो लगभग 30,000 लोग मारे गए इस हिंसा में, और ये कांग्रेस के ही थे। हालांकि गांधी जी गए लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो काम बंगाल में हुआ वही काम यहां भी हुआ। प्रतिक्रिया हिंसा की प्रतिक्रिया हिंसा से हुई। फिर यह मामला जनवरी तक आते आते पंजाब तक फैल गया, रावलपिंडी तक फैल गया। जनवरी 1947 से लेकर मार्च तक ये पूरा रावलपिंडी पंजाब तक फैल गया, और फिर धीरे धीरे ये मामला बढ़ता जा रहा था। जून 1947 तक आते आते 3 जून माउंटबेटन एक प्लान लेके आता है, माउंटबेटन प्लान। उसमें कहता है कि भाई असम, पंजाब और बंगाल में हम क्या करते हैं कि एक इलेक्शन करा लेते हैं, वहां की विधानसभा तय करेगी कि कहां जाना है। सिंध में इलेक्शन करा लो और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट में इलेक्शन करा लो। फिर वो कहता है कि भारत को क्यों ना 2 डोमिनियन में बांट दिया जाए, 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, और भारत का विभाजन वो स्वीकार कर लेता है। फिर वो कह देता है कि जो पक्ष प्रिंसली स्टेट्स हैं वो तय करें कि कहां जाएंगे। जो 565 रियासतें हम सुनते हैं, और अब कोई किसी के पास विकल्प नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना को तो किसी भी शर्त पे ये चाहिए। गांधी जी विरोध कर रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां उधर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई मायने मतलब नहीं है, क्योंकि ये आया ही है देश को बांटने के लिए, लॉर्ड माउंटबेटन। तो 3 जून का जो इसका प्लान है, डोमिनियन मतलब ये होगा कि देश स्वतंत्र हो जाएगा, उसकी अपनी संसद होगी, सरकार होगी, लेकिन वो ब्रिटेन के किंग के अंडर में रहेंगे। तो उसमें अब भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, संविधान, तब जाके हम रिपब्लिक बने, और हमने डोमिनियन वाला स्टेटस छोड़ा। डोमिनियन वाला स्टेटस मतलब ये हो गया कि आप स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन राजा या राजमुकुट जो होगा, कोई राजा बैठे, रानी बैठे, उसके अंडर में रहेंगे। तो जॉर्ज 6 यहां का राजा है, तो हम उसके अंडर में बने रहे, कॉमनवेल्थ के अंतर्गत में, गुलाम बन के नहीं, एक सिंबॉलिक। 1956 में पाकिस्तान ने भी अपने को रिपब्लिक घोषित कर दिया, हालांकि वहां तो आपको पता ही है क्या है, मिलिट्री डोमिनेंट है। तो ये अंतिम वॉयसरॉय था, वॉवेल को हटा दिया गया था। जो प्लान पहले लाया गया उसमें कहा गया कि जो वॉवेल है उसको हटा दिया जाए, और अब ये लास्ट वॉयसरॉय बन के आया था लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसी ने ही पूरे प्लान को फाइनलाइज किया। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि लॉर्ड माउंटबेटन आ तो गया है, लेकिन अब देश का विभाजन कैसे किया जाए ये भी एक मसला है। तो 4 जुलाई, अब देखिए कितनी आपाधापी में ये काम हो रहा है, हिंसा हो रही है भयंकर तरीके की, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, और इसी आपाधापी में काम हो रहा है। 4 जुलाई को सिरिल रेडक्लिफ, जो कि कभी भारत नहीं आया था, उसको पहली बार भारत बुलाया गया। इसको कुछ आता पता नहीं है, ना भारत की ज्योग्राफी पता है, ना हिस्ट्री पता है, ना कल्चर पता है, ना इकोनॉमी पता है। एक व्यक्ति को बुलाता है लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार की सहमति से, और ये आता है, ये बाउंड्री कमीशन का हेड बनेगा, और यह भारत में जो पंजाब और बंगाल वाला इलाका है पूरी कमेटी का हेड हो जाएगा ये, और पंजाब और बंगाल के विभाजन की बात करेगा। और ये पहली बार आता है, और इसके पास 5 हफ्ते हैं। अंतिम रूप से 17 अगस्त को इसको लागू कर दिया जाता है।
17 अगस्त 1947 आजादी के 2 दिन बाद ये लागू हो जाता है। सीमा जो भारत पाकिस्तान के बीच में है, जिसको कि रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, वो सिरिल रेडक्लिफ ने ही बनाया है, इसको कुछ पता नहीं है। ये खाली अनुमानों के आईने में और खाली जल्दी से देश को विभाजन करके निकले, उस तरीके से इसके विचार हैं अंग्रेजों के। तो पंजाब में ये कहता है कि भाई जो ईस्ट और वेस्ट 2 पंजाब हो गए, और यहां पे बंगाल में भी ईस्ट और वेस्ट हो गए, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्ट वाला हिस्सा वो कहता है कि वेस्ट बंगाल जो हम जानते हैं अब भारत के ईस्ट में है, लेकिन उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विभाजन के समय पाकिस्तान के संदर्भ में देखा गया था। तो ये इंडिया को मिलता है और ये पाकिस्तान के पास जाता है। यही आगे चल के ईस्ट बंगाल ही बांग्लादेश के रूप में आगे बढ़ता है। और यहां पे ईस्ट वाला हिस्सा वो किसके पास जाएगा? इंडिया के पास आएगा। जो हमारे पास पंजाब है वो ईस्ट वाला हिस्सा है और वेस्ट वाला पाकिस्तान के पास चला गया। तो ऐसा कुछ विभाजन करता है। बाकी सिलहट में जनमत संग्रह होता है, वो पाकिस्तान में चला जाता है, असम का हिस्सा यहीं रह जाता है। बाकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट जो मैंने बताया था खैबर पख्तून वाला, वो पाकिस्तान में चला जाता है। बलूचिस्तान में भी जनमत संग्रह होता है, वो भी उधर चला जाता है। ऐसा ऐसा करके ये विभाजन कर दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि इसके ऊपर काम नहीं किया गया है। ये खाली अंग्रेज चाह रहे हैं कि जल्दी से छोड़ के भागें। जैसे कि एक किराए का मकान हो, अब वहां पे रहना ना हो तो कौन साफ सफाई का ध्यान रखे, सारा कूड़ा उड़ा छोड़ के चले गए। यही हाल अंग्रेजों का है। अंग्रेज क्यों मुगलों से और अन्य शासकों से खराब थे? सबसे खराब थे क्योंकि उन्होंने कभी इस देश को अपना देश नहीं माना। इस देश को छोड़ के जाना शुरू से उनका उद्देश्य था। जब इस देश को निचोड़ लिया हर तरीके से तो छोड़ के चले गए। ये जो भारत में दंगों का इतिहास है, हिंदू मुस्लिम ट्रस्ट की कमी है, ये जो देश में आज 90% समस्याएं, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब इन्हीं की देन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि इन्होंने देश में खाली लूट का तंत्र विकसित किया, करप्शन का तंत्र विकसित किया। सब कुछ इन्हीं की देन है और आगे हम आज तक यही सब चला रहे हैं, थोड़े बहुत सुधार के साथ, इन्हीं के नियम। तो अब जब ये देश में आजादी की स्थिति आई तो गांधी जी तो तैयार ही नहीं थे। अब 14 अगस्त को कराची में वो झंडा फहरा रहा है और 15 अगस्त को नेहरू जी लाल किले फहरा रहे हैं झंडा। तो कहने का मतलब ये है कि इस हिंसा के लिए गांधी जी जिम्मेदार नहीं थे, इस हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं थी। ये पूरी डिजाइन ब्रिटिश एम्पायर की थी जिसके पपेट थे मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस तो ये जान रही थी, समझ रही थी, बूझ रही थी, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। जब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित होने के करीब हों, हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई हो, ये एक ऐसे समय में जब बिल्कुल पैसा नहीं है और देश में 15-20 लाख लोगों की जान एट द मोमेंट चली गई हो विभाजन की घोषणा के बाद से ही, तो आप पूरी मतलब ये मान के चलिए कि ट्रेनें लाशों से भर के आती और जाती थी। तो इस स्थिति में कोई विकल्प नहीं बचा था विभाजन को स्वीकार करने के लिए। तो यहां पे जब विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग मामलों को क्या करते हैं, सेंसेशनल बना देते हैं और ये कहते हैं कि ये गांधी जी का सच बताएंगे, तो इसमें ये गांधी जी का सच नहीं है, ये इनकी खाली एक प्रोपेगेंडा है जिसमें कि वो ये सिद्ध कर पाए कि गांधी जी मुख्य रूप से दोषी थे और एक वर्ग जो नाथूराम को क्रांतिकारी मानता है उसको सही सिद्ध किया जाए। देखिए, हो सकता था कि नाथूराम के विचार सही हो सकता था कि गांधी जी के विचार गलत हो, या गांधी जी सही हो नाथूराम गलत हो। विचारों में भिन्नता होना अलग बात है। जरूरी नहीं कि मैं हर व्यक्ति के विचार से सहमत हूं या आप हर व्यक्ति के विचार से सहमत हो, ये कोई भी हो, लेकिन किसी को गोली मारना हमेशा से गलत है। अगर मैं किसी के विचार से सहमत नहीं हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसको गोली मार दूं, बम मार दूं। इसके और भी तरीके हो सकते थे। गांधी जी ही हर जगह पे सही नहीं है। जैसे उनके सत्य के प्रयोग में लिखी गई उनकी कुछ बातें, जैसे ब्रह्मचर्य संबंधी जो उनके प्रयोग थे, बहुत विवादास्पद हैं इतिहास के अंदर में। जो वो एक तरफा निर्णय लेते थे वो बहुत विवादास्पद है। अचानक से आंदोलन को शुरू करना, बंद करना। एक समय तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वो खान पान को लेके बहुत ज्यादा अटेंटिव हो गए थे और इसकी वजह से कस्तूरबा गांधी जी के साथ उनकी विवाद की स्थिति बन गई थी उनके इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के कारण। तो कई लोग बोलते हैं कि ये तलाक तक स्थिति चली गई थी। अब कितना सही कितना गलत क्या कह सकते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चों से नहीं बनती थी और पारिवारिक बड़ा विवाद की स्थिति बनी रहती थी क्योंकि घर भी नहीं रहते थे। तो उनकी अपनी आलोचनाएं और समस्याएं हैं, लेकिन राष्ट्र में योगदान को आप कम नहीं कर सकते, खास करके एक ऐसे भारत में जबकि 200 साल की गुलामी झेल रहा था भारत, एकदम अंधकार में डूबा हुआ था। तो यहां पे इस तरीके की
प्रोपेगेंडा फिल्म बना के और अपेक्षा करिए कि फिर 350 करोड़ कमा ले, तो अब देखिए 12-13 करोड़ पे ही अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रही है ये मूवी। और यही वजह है क्योंकि इसमें अननेसेसरी चीजों को भरने की कोशिश की गई है और खाली हिंदू सेंटिमेंट को उभार के कि आप ये मूवी देखिए और आप इतिहास का ज्ञान प्राप्त करिए। तो मूवी, सिनेमा, ये सब बहुत ज्यादा टीवी सीरियल, ये इतिहास का सही प्रदर्शन नहीं होते हैं। आपको थोड़ी पढ़ाई करनी होगी, विभिन्न स्रोतों को पढ़ना होगा। ये नहीं कि एक विचारधारा को आपने पढ़ लिया तो वही सही है, फिर उस पर मेहनत करके उसका मिलान करना होगा, देखना होगा, लॉजिक लगाना होगा, वेरीफाई करना होगा, तब जाके बातें क्लियर होंगी। तो ऐसी ही कुछ बातें हम अपनी अगली सेशन में भी करते रहेंगे। बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं, ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या ये इतिहास का सही प्रदर्शन है? क्या गांधी जी जिम्मेदार थे इस देश विभाजन के लिए, या कांग्रेस जिम्मेदार थी, या अंग्रेज जिम्मेदार थे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।